हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लासिक से चैप्टर नंबर 5। देखिए, आज हम यहाँ चैप्टर नंबर 5 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर थे उनका अध्ययन कर लिया होगा, अच्छे से उनके नोट्स बना लिए होंगे। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है मैं यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी, देखिए ये रूरल अकेडमी का लोगो है, यहाँ पर आपको जो है डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें रूरल अकेडमी को। इसके अलावा एक और यानी कि एक सवाल और किया था स्टूडेंट्स ने कि कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि सर आपके चैनल पर दो प्लेलिस्ट हैं, एक तो आशी कौशल यानी आशी कौशल मैम की प्लेलिस्ट है और एक आपकी प्लेलिस्ट है। अब कौन सी वीडियो हम देखें? देखिए, आशी कौशल वाली जो वीडियो है, पहले की वीडियो है, उनके वो हैंड रिटेन नोट्स की नोट वीडियो है, यानी कि वो डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल बुक की वीडियो नहीं है, बल्कि हैंड रिटेन बुक्स की वीडियो है, यानी हैंड रिटेन नोट्स उनके जो है उनकी वीडियो है। और जो मेरी जो वीडियो आ रही है आपको, ये हैंड रिटेन नहीं है बल्कि डिजिटल बुक की बुक है। ये डिजिटल बुक से आपको वीडियो मिल रही है। तो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, यानी आपको क्या नोट्स पढ़ने हैं या फिर आपको डायरेक्ट चैप्टर वाइज अध्ययन करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों ही वीडियो जो है बेटर है, दोनों ही वीडियो आप खुद जज कर सकते हैं, दोनों ही वीडियो बेटर है, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में आपने देख लिया था कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। देखिए, पृथ्वी जो है हमारा ग्रह है, यानी कि यहाँ पर हमारा जीवन है। तो पृथ्वी के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें भूमि भी आती है, जल भी आता है, हवा पानी भी आती है, यानी कि ये सब पृथ्वी पर मौजूद है, तभी यहाँ पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी का जो यानी कि पृथ्वी मिलकर जो बनी है, पृथ्वी का पर्यावरण के जो मिलकर बना है पृथ्वी का, वो 3 घटकों से आपस में मिलकर मिला है। यानी कि इसमें 3 घटक पृथ्वी के जो पर्यावरण को बना रहे हैं मिलकर बनाने में, उसमें भूमंडल का भी योगदान है, यानी ठोस भाग जिसमें हम रह रहे हैं वो भूभाग है, ठीक है। कुछ गैसें भी हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुए हैं, वो वायुमंडल भी है, और बहुत बड़े भाग में पृथ्वी के जल भी पाया जाता है। तो इन तीनों का सम्मिश्रण मिलकर यहाँ पर हमारी जो सम्मिश्रण है वो यहाँ पर हमारा जो है पृथ्वी का पर्यावरण तैयार कर रहा है, यानी पर्यावरण तैयार कर रहा है। हमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो हमारे घटक हैं वो इन्हीं चीज़ों से हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसमें पहला सब पॉइंट इसमें लिख लेना कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट यहां पर नोट कर लेना कि गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। थर्ड सब पॉइंट यहां नोट कर लेना पहले पॉइंट में कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। यानी कि ये 3 जो हैं, जो 3 जो तत्व हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं क्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इन तत्वों की मौजूदगी से ही, यानी इन तत्वों के मौजूद होने की वजह से ही यहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चर्चा कर लेते हैं भूमंडल की। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे भूमंडल। भूमंडल होता क्या है? देखिए, भूमंडल जो है वो ये भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व इसकी मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाता है। फसलें वगैरह हैं, पेड़ पौधे वगैरह उग पाते हैं, ठीक है। तो उन पोषक तत्वों की वजह से उग पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भूमंडल में लिख लेना पहली लाइन, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी के भूमंडल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पृथ्वी का जो भूमंडल है उसे हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है? एक तो हमने डिवाइड किया है स्थलीय भूभागों को, यानी कि जिन्हें हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, यानी स्थलीय भूभाग हैं जिन्हें हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी के इन जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के चारों ओर जो जलाशय हैं, यानी कि बहुत बहुत बड़े समुद्र हैं, उन्हें महासागरीय बेसिन के नाम से हमने डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे करके हमने इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे कि पृथ्वी यानी कि भूमंडल की सतह को 2 मुख्य मार्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला सब पॉइंट नोट करेंगे इसमें, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि 2 भूभाग कौन कौन से इनमें ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, पृथ्वी का जो समूचा तल है एक जैसा नहीं है, कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं उठा हुआ है बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा नीचा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी कि उन तल को नापने के लिए हमने एक मानक बनाया है। मानक ये बनाया है कि समुद्र का जो जल है, समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है, ठीक है। तो इस तल की ऊंचाई जब हम मापते हैं तो समुद्र के जल से मापते हैं, समुद्र तल से मापी जाती है। आप कहीं भी आपने देखा होगा, बोर्ड वगैरह लिखे हुए देखे होंगे, तो हमेशा जो ऊंचाई मापी जाती है, धरती के किसी भी तल की ऊंचाई मानी जाती है, वो समुद्र के जल को देखकर मापी जाती है। समुद्र के जल का जो ऊंचाई है, समुद्र के जल से हमें मापते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ठीक है।
स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी समुद्र जल की जो ऊंचाई है इसे शून्य माना जाता है। और यहीं से हम सभी जो जगह हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे एवरेस्ट हो या कोई भी चोटी हो, उन सब की ऊंचाई आपने देखा होगा समुद्र तल से, लिखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंची है। ठीक है, तो समुद्र तल को हमने आधार माना है यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब देखिए ये आपके सामने इमेज है, वैसे आप सब देख चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर इसी में नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं नोट के लायक, इसमें अलग से नोट 1 करके लिखना ना। यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, नोट 2 में लिख लेना आप यहाँ पर कि विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा भाग अगर पूछा जाए कहीं आपसे, देखिए विश्व का सबसे गहरा भाग वाला जो प्रश्न है अक्सर पूछा जाता है। ये पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है ये। ठीक है, ये प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 11,022 मीटर है। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई से होता है गहराई, यानी उसकी जो गहराई है समुद्र के अंदर 11,022 मीटर है और सबसे गहरा गर्त यही है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको प्रशांत महासागर की स्थिति दिखा देता हूँ, कहाँ पर प्रशांत महासागर पड़ रहा है, तो आप मैप में देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए ये रहा आपका प्रशांत महासागर। चूंकि ये 2D इमेज है, यहाँ पर 3D इमेज नहीं है ये वाली, ये आपकी NCERT पुस्तक में इसकी ही इमेज है ये। तो ये आप हिस्सा दिख रहे होंगे, इसका एक पार्ट ये दिख रहे होंगे, यानी ये हिस्सा ये दिख रहे हैं और एक हिस्सा ये दिख रहे हैं। ये प्रशांत महासागर है, यानी कि ये एशिया के कहाँ पड़ रहा है, एशिया के पूर्व में पड़ रहा है। ठीक है, वहीं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये पश्चिम में पड़ता है। तो ये वाला भाग जो है प्रशांत महासागर वाला भाग है। ठीक है, और सबसे जो गहरा गर्त है मेरियाना गर्त वो यहीं पर ही है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य और लिखे हैं, लेकिन वो तथ्य जो है हमारे चैप्टर से संबंधित नहीं है, एक्स्ट्रा तौर पर हैं। तो हम यहाँ पर नोट 3 करके उन्हें लिख लेंगे। नोट 3 करके हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे तथ्यों को, क्योंकि लिखना अच्छे तथ्य हैं। जैसे न्यूजीलैंड का एक था एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो इन्होंने 29 मई 1993 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहले चढ़ाई करने वाले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे। इन्होंने 29 मई 1953 को सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, इसके अलावा इसी में नोट 3 में सब पॉइंट लिख लेना। जापान की जो है जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी ये, जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। यानी जापान की सबसे पहली, यानी जापान की पहली महिला थी जिन्होंने, यानी पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा वो थी कौन, जुको ताबेई, यानी कि जापान की महिला थी ये। ठीक है, अब देखिए इसी में नोट 3 में ही अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, सेकंड सब पॉइंट। बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा है। तो देखिए एवरेस्ट के बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य आ गए हैं इंपॉर्टेंट, तो ये लिख लीजिए। ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं कि पहली महिला कौन थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो आपके माइंड में पहली महिला के संदर्भ में आप भारत की देखेंगे, बछेंद्री पाल देखेंगे, जबकि बछेंद्री पाल नहीं है, ये है जापान की जुंको ताबेई। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लेना आप। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उन्हें मैं आप नोट के रूप में आपको लिखवा देता हूँ, तो आपने लिख लिया होगा। तो देखिए भूमंडल आपने यहाँ पे भूमंडल में लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए भूमंडल तो हेडिंग आपने नोट कर ली है। अब देखिए भूमंडल में ही सब हेडिंग है आपकी, भूमंडल में ही सब हेडिंग है आपकी महाद्वीप। भूमंडल में आपकी सब हेडिंग जो है वो है महाद्वीप है। ठीक है, आपने डाल ली होगी महाद्वीप हेडिंग। देखिए महाद्वीप जो है आपके, यानी कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें महाद्वीप में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आती हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो महाद्वीप है ये 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप आप जानते होंगे, एशिया आता है, यूरोप आता है, अफ्रीका आता है, उत्तर अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है इन महाद्वीपों में। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आप पहली सब हेडिंग महाद्वीप में डाल लीजिए, यानी एशिया। क्रम रूप मैं आपको क्रमबद्ध रूप में लिखवाता जाऊंगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, क्रम में लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, तो महाद्वीप में 7 महाद्वीप है आपके, तो महाद्वीप में पहली सब हेडिंग आपकी ये है एशिया। ठीक है, देखिए एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का इसमें जो है 1/3 भाग इसमें फैला है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर ये फैला है। ठीक है, इसकी स्थिति मैं एक बार दिखा देता हूं कि कैसी कैसी स्थिति है इसकी। एक बार मैं आपको इमेज में क्लियर कर देता हूं इसकी स्थिति को। देखिए ये रहा आपका एशिया कॉन्टिनेंट, यानी येलो वाला पोर्शन जो है एशिया कॉन्टिनेंट का है, आप देख पा रहे होंगे ये, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। और ये यूरोप महाद्वीप से जो है यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है, अभी मैं लिखवाऊंगा आगे इसमें। और देखिए ये इसका जो विस्तार है, यानी कि ये आपकी जा रही है 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है ये वाला, इसके ऊपर इसका विस्तार जो मोस्टली है उत्तरी गोलार्ध में विस्तार है। इसका छोटा सा भागी जो है वो विषुवत रेखा पे पड़ता है, यानी विषुवत रेखा पर इसका बहुत बड़ा भाग नहीं पड़ता है, छोटा सा भागी पड़ता है। इस महाद्वीप से जो है, यानी कि एशिया महाद्वीप से आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा होकर गुजर रही है और विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, यानी कर्क रेखा, ठीक है, हमारे भारत से होकर गुजर रही है यहाँ पे, और नीचे से यहाँ पे विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, ये आपका था एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए अब आप। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में है।
ठीक है। और यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यानी गोलार्ध में अगर हम पृथ्वी को डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है ये, ठीक है। और इसी में लिख लेना सब पॉइंट कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यानी कि यहाँ पर यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत के द्वारा जो ये वाला हिस्सा है ये अलग हो जाता है। देखिए यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यहाँ पे यूरेशिया कहा जाता है। ये बात आप जानते ही होंगे, चाहे आप नोट के रूप में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट के रूप में आप लिख लीजिए कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एशिया महाद्वीप। अब एशिया के बाद सेकंड नंबर पे क्रम में देखें तो यहां पर आता है फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। देखिए अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और यहां पर जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है। और ये एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा यहां से होकर गुजरती हैं। यहां पर मैंने बताया था जब आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहा था तो यहाँ का जो था यानी कि यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा का मरुस्थल है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यानी कि आपने सहारा का मरुस्थल आपने पढ़ लिया था, तो इसका ये प्रमुख मरुस्थल है और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है, सहारा का मरुस्थल, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसी में लिख लेना सब पॉइंट, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए इसके बारे में आप ऑलरेडी सारी बातें जानते हैं कि कौन सा रेगिस्तान सबसे बड़ा यहां पे पड़ता है। यहां पे लिख लेना आप इसी में सब पॉइंट, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि यहीं पर है, यानी अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो आपने सेकंड नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी क्रम में जो थर्ड यानी कि थर्ड आपको महाद्वीप है ये है आपका उत्तर अमेरिका। यानी उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए उत्तर अमेरिका के नीचे जो पड़ता है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे। यानी कि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है ग्रीन वाला और नीचे येलो वाला दक्षिण अमेरिका है। इनके मध्य जुड़ा हुआ हिस्सा है इसे जल स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हिस्सा है जुड़ा हुआ स्थल का भाग एक सकरा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसे जो है स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। जबकि जो छोटा सा भाग मान लो आपने पढ़ा होगा हमारे भारत के नीचे श्रीलंका से हमारा छोटा सा भाग जुड़ा हुआ है जो कि जल के द्वारा जुड़ा हुआ है, छोटे सक्रिय से भाग में जल की संधि है, उसे हम जल संधि के नाम से कहते हैं। और ये पाक जल डमरू के नाम से जो कि इसे भारत को हमारे श्रीलंका से जोड़ती है, पाक जल संधि के नाम से भी फेमस है, ठीक है। जबकि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली संधि जो है स्थल संधि है, ठीक है। तो देखिए मैंने बता दिया, दोनों चीजें यहाँ पे बता दी हैं। तो थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आप जानते ही हैं कि किन किन सागरों से घिरा हुआ है, कौन कौन से सागर घिरे हुए हैं, ये सब बातें आप जानते ही ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। कितने सागरों से लिखा है, यह महाद्वीप जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखिए एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ 3 महासागर कौन कौन से, उनके नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब में आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसके अगर हम यहाँ पे इसके यानी पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पड़ रहा है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी कि उत्तर प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर अटलांटिक महासागर इसके पूर्व में पड़ रहा है और वहीं नीचे कैरिबियन सी है, यानी कैरिबियन सी जो है इसके दक्षिण पूर्व में पड़ रहा है। यहाँ पे कैरिबियन सी वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है। ये कैरिबियन सी वाला हिस्सा ही पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। वैसे तो और भी सागर हैं यहाँ पे, लेकिन ये बड़े बड़े सागर जो हैं वो 3 ही हैं, ठीक है। बड़े बड़े सागर जो हैं यहाँ पर 3 ही हैं यहाँ पर। अब देखिए उत्तर अमेरिका तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर अगला जो महाद्वीप है क्रम में, यानी चौथा महाद्वीप हमारा आएगा वो दक्षिण अमेरिका का आएगा, ठीक है। आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। ये जो महाद्वीप है यानी कि यह इस महाद्वीप से जो है केवल आपकी 2 रेखाएं होकर गुजर रही हैं यहाँ से, ठीक है। और इस महाद्वीप का जो विस्तार है यानी अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज भी इसके उत्तर और से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर आप अमेजन के वन आपको पाए जाते हैं, यानी कि सबसे बड़ी नदी अमेजन है, अमेजन के वन भी इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी आपको वीडियो ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, यानी विश्व इतिहास पर जो वीडियो था वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हल्की हल्की झलक देखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप डाल लेना दक्षिण अमेरिका, लिख लेना कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि विश्व की
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी मड़ी नदी अमेजन बहती है। तो आपने ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है विस्तार देख लिया है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विस्तार था। तो आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए दक्षिण अमेरिका के बाद बात आती है यहाँ पे अगला जो महाद्वीप है, यानी पांचवें क्रम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5वें नंबर पर पड़ता है अंटार्कटिका। ठीक है, यानी 5वें नंबर पर जो महाद्वीप आ रहा है ये आ रहा है आपका अंटार्कटिका आ रहा है। ठीक है, तो अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, यानी बिल्कुल भी कुछ और नहीं उगता है। थोड़े बहुत यहाँ पे काई वगैरह उगाती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे वनस्पतियां, बहुत ही कम। ठीक है, और यहाँ कोई भी मानवीय बस्ती नहीं है, मानवीय यहाँ पे निवास नहीं है। यहाँ पर केवल जो बहुत सारे कंट्री हैं उनके शोध केंद्र खुले हुए हैं, यानी रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं। ठीक है, जिनमें भारत के भी 2 शोध सेंटर हैं यहाँ पे, जैसे भारत का एक मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री के नाम से यहाँ पर शोध सेंटर यहाँ पे मौजूद है भारत के। ठीक है, तो 5वां लिख लेना आप, अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा भाग महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसमें लिख लेना यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है, बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, यहाँ स्थित हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, भारत के भी शोध केंद्र मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यहाँ स्थित हैं, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ये आपने अंटार्कटिका के बारे में देख लिया। अब इसी क्रम में आता है आपका 6ठे नंबर पर जो आता है आपका, वो आता है यूरोप। ठीक है, 6ठे नंबर पर जो आता है वो आता है यूरोप। देखिए यूरोप एशिया का एक बहुत छोटा है, यानी एशिया से बहुत छोटा है, और यह जो है महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अंटार्कटिक वृत्त के बारे में मैंने कल बताया था, ये उससे होकर गुजरता है और यूराल पर्वत से अलग हो रहा है एशिया महाद्वीप से, ये भी आप देख चुके हैं ऑलरेडी इमेज में। तो 6ठे नंबर पर लिख लेना आप यूरोप, यानी यहां पर लिख लेना कि यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मैंने कल पढ़ाया था, कल आपने देखा भी था। ठीक है, तो वो इससे होकर गुजरता है। तो 6ठा पॉइंट आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहां पर इसी क्रम में। अब 7वां जो महाद्वीप आता है वो आता है आपका, आता है यहाँ पर आता है 7वां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी 7वां महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप यही है। ठीक है, और जो कि ये भी पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और ये एक द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक संसार में एक ही मात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर पूरा एक देश बसा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। इसकी स्थिति जो है द्वीप के रूप में है और पूरा देश बसा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक द्वीपीय महाद्वीप इसलिए बोला जाता है ये। तो ये 7वां पॉइंट, 7वां नोट कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख ली। अब चलिए बात करते हैं। देखिए आपने स्थल मंडल में जो आपका स्थल मंडल थी हेडिंग, स्थल मंडल में सब हेडिंग आपकी पड़ी थी। यहाँ पर कौन सी स्थल मंडल में आपकी भूमंडल में सब हेडिंग जो आपकी पड़ी थी वो पड़ी थी आपकी महाद्वीप। अब महाद्वीप आपने देख लिए हैं। अब महाद्वीप के अलावा देख लेते हैं जलमंडल, यानी भूमंडल में महाद्वीप के अलावा अब सेकंड हेडिंग आएगी आपकी जलमंडल। ठीक है, सेकंड सब हेडिंग आपकी जो पड़ेगी जलमंडल पड़ेगी। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि इस पर इसके 71% भाग पर जो है जल है। ठीक है, और केवल 29% भाग पर जो है स्थल है। इस वजह से यहाँ पर जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यानी आकाश से देखने पर पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। तो यहाँ पर सेकंड यानी कि जलमंडल में आप पहला पॉइंट लिख लेना कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का जो 71% भाग है जो जल है, अब इसका भी डिवीजन कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो 71% जल है उसमें 97.2% जल जो है वो महासागरों का है। ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। बाद बाकी जो बचा हुआ जल है, यानी कि बाद बाकी आप देख पा रहे होंगे 97.2 के बाद जो आपका 2.8% बच रहा है, यानी इसमें आपकी जो है यहाँ पर 2.8% में यहाँ पे हिम चादरें और भूगर्भ से संचित जल आता है। उसमें भी केवल और केवल 0.003 जो परसेंट है, 0.03% जल है ये पीने योग्य अलवड़ी जल है। बाद बाकी जो 97.2% जल है ये पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं। और इसमें बाद बाकी जो आपका 2.8% बच रहा है उसमें 2.77% जो है वो हिम चादरों तथा भूगर्भ के रूप में संचित जल है, यानी जमीन के अंदर संचित जल है। इनमें से भी केवल 0.03% जल जो है आप पीने योग्य बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि जल की बहुत बड़ी किल्लत है, कहने को तो बहुत बड़ी हिस्से में जल है लेकिन मात्र 0.03% ही जल हमारे पीने योग्य है।
ये बात आप समझ लीजिए। तो आप लिख लेना यहाँ पे अगला पॉइंट कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% भाग, पूरा आंकड़े लिखिए यहाँ पे, पूरे आंकड़े लिखिए, 97.2% भाग, ठीक है, महासागरों में पाया जाता है, लेकिन वह खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं है। ठीक है, खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं है। ठीक है, अब इसी में लिख लेना सेकंड सब पॉइंट का 2.8% भाग हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। 2.8% ये लिखा है आपका, किसमें? हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना केवल 0.03% पीने योग्य अलवड़ी जल है, यानी केवल इतना ही जल जो है पीने योग्य है। तो ये आप नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, ठीक है, 2.8% में से केवल और केवल आपका 0.03% है। ठीक है, यानी पूरे आपके 71% जल में से 71% जल में से हमने निकाल लिया आंकड़े 71% को, 71% का भी डिवीजन किया है। 71% का भी डिवीजन करके हमने क्या किया है कि यहाँ पर 71% का जो 97.2% भाग है वो महासागरों में है, जबकि 2.8% में क्या है? हिमचादरें और भूगर्भ में संचित जल है, और 2.8 में से केवल जो आपका 0.03 भाग है वही केवल पीने योग्य है। तो आपने लिख लिया होगा ये। ठीक है, अब देखिए आपने भूमंडल में दोनों चीजें जो है एंट्री कर ली हैं। अब बात करते हैं, देखिए भूमंडल में हमने महाद्वीप देख लिए, इसके अलावा हमने महाद्वीप के अलावा आपके जो है जलमंडल देख लिया। ठीक है, देखिए सॉरी, जलमंडल वाला अलग है पोर्शन, भूमंडल से अलग है, यानी जलमंडल वाला पोर्शन अलग था। ये यहाँ पे सब हेडिंग के रूप में नहीं था, मैं गलती से लिखवा गया हूँ, सब हेडिंग काट लेना। जलमंडल वाला अलग था पोर्शन, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हेडिंग काट लेना, इसके ऊपर नंबरिंग डलवाई थी वो काट लेना आप। अब देखिए जलमंडल में ही अब आपकी हेडिंग पड़ेगी, अब कि जलमंडल में आपने देख लिया कहाँ कहाँ है, अब इस जलमंडल में पड़ेगी आपकी महासागर। ठीक है, आपकी अगली जो हेडिंग आएगी जलमंडल में आएगी महासागर आएगी। ठीक है, यानी महासागर जो है धरती का भी मुख्य भाग है, यानी सबसे ज्यादा जो महासागर ही महासागर है पृथ्वी पर। 71% भाग में महासागर स्थित है, 71% में जो है वो महासागर केवल स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर महासागर में जो हमारा क्रम है, यानी छोटे आकार, यानी कि बड़े से छोटे आकार का क्रम है महासागरों का, वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आप नोट कर लेना महासागर, ये देखिए महासागर सब हेडिंग है आपकी, किसकी? जलमंडल की सब हेडिंग है आपकी महासागर। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे बड़े, यानी कि आप लिखेंगे बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, ठीक है, इस तरह लगा लेना, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर मेन है। ठीक है, आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट इसे बना देना, पहला पॉइंट इसमें बना देना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर मेरियाना गर्त के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है यहाँ पर। ठीक है, मेरियाना गर्त के बारे में लिखवा दिया है, और भी यहाँ पे कुछ हैं, जैसे प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, प्रशांत के बारे में बता दिया मैंने। अटलांटिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, दूसरे नंबर का महासागर है, कहाँ पे पड़ता है ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना गर्त है, यानी प्रशांत महासागर में ही स्थित है ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर, ये विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है, और ये इसके अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर जो है यूरोप और अफ्रीका पड़ता है। ठीक है, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है ऑलरेडी, आप केवल अपने माइंड में आंखों से देखकर आप पता कर, यानी आंखों से देखकर अपने माइंड में सेट कर लीजिए चीजें। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें मैप से समझ लीजिए और कुछ चीजें मैप से समझ के आप लिख लीजिए। ठीक है, और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है इसमें से जिसका नाम जो है वो भारत के नाम पर रखा गया है, और यह यानी कि ये हिंद महासागर जो आप देख रहे हैं यानी कि अपने इंडिया के नीचे पड़ता है, तो इसका नाम केवल जो है भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, देखिए दक्षिणी जो महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, वहीं जो आर्कटिक महासागर है ये ध्रुव व्रत के पास स्थित है, नहीं 90 डिग्री जो ध्रुव व्रत है, 90 डिग्री अच्छा ध्रुव व्रत है उसके पास स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं एक एक करके, पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पे लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने डाल लिए। देखिए पहला पॉइंट इसे मत बनाइए कि बड़े से छोटे आकार के आधार पर कम से 5 महासागर प्रमुख हैं, ये आपने महासागर में लिख लिया है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आगे लिखेंगे, इसी में लिखते जाएंगे पॉइंट टू द पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, इसी में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। किसके चारों ओर? यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर के जो इधर उधर वाले जो महाद्वीप हैं उनकी जो यानी उनकी जो रेखा है, तट रेखा है, बड़ी दंतुरित है, कटी छटी रेखा है, जो कि पोताश्रय यानी कि पोत वगैरह जो आती हैं, आपके जहाज वगैरह आते हैं, उनके खड़े होने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे। अटलांटिक महासागर में यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप इसी में कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत दंतुरित है, ये लिख लीजिए, इसमें सेकंड का सब पॉइंट बना लीजिए कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है बहुत दंतुरित का मतलब बहुत ही कटी छटी तटरेखा है, ठीक है, दंतुरित है, यही नोट कर लीजिए। दंतुरित का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पोताश्रय वगैरह इनके लिए आदर्श स्थिति ये प्रदान करता है, ठीक है। अगला यहाँ पे नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हिंद महासागर ऐसा महासागर है इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है, लिख लेना। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यानी हिंद महासागर के पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ठीक है। चौथा जो है ये है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, यानी जो वहां पर दक्षिणी महासागर है आपका, वो अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर किए हुए हैं, ठीक है। पांचवा जो है वो है आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तर ध्रुवव्रत में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुवव्रत के चारों ओर फैला हुआ है, उत्तर ध्रुवव्रत में स्थित है, ठीक है। पांचवें का सब पॉइंट इसमें नोट कर लेना, यह जो है प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो प्रशांत महासागर से जुड़ता है ये वाला भाग आर्कटिक महासागर का, और जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यानी कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर के जोड़ने वाले भाग को बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यानी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। इसे हाईलाइट कर लेना, देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसे हाईलाइट कर लेना, ये चीजें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने ये सब तो नोट कर लिए, आपने यहाँ पर यानी कि भूमंडल नोट कर लिया, जलमंडल नोट कर लिया। अब बात करते हैं आपकी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर अगली जो हेडिंग है आपकी वो वायुमंडल है। देखिए वायुमंडल आप जानते होंगे पृथ्वी गैसों का मिश्रण है, यानी पृथ्वी की चारों ओर गैसों की परत बनी हुई है, ठीक है। तो उसे हम जैसे इन परतों के मिश्रण को यानी परत से घिरी हुई जैसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये नोट कर लेना, यहाँ पर वायुमंडल के बारे में पहला पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, वायुमंडल जो है हमें सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाता है, यानी कि यहाँ पे ओजोन की परत भी इसी में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूर्य का हानिकारक विकिरण है उससे हमारी रक्षा होती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आपका वायुमंडल का चित्र है। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की पहले नंबर पे आती है, दूसरे पे आती है समताप मंडल की परत आ रही है, तीसरे पे आती है मध्य मंडल, ठीक है, चौथे पर आता है आपका आयन मंडल और पांचवें पर आता है आपका बहिर्मंडल। तो ये आपकी 5 परतें ऐसे करके बनती हैं। देखिए इनके लिए छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, याद करने का तरीका बता दे रहा हूं। आप एक लाइन लिख लीजिए, छोटी सी लाइन है, एक यानी कविता के रूप में लाइन है, वो लाइन है छोड़ सब मैं आया बाहर, यानी छोड़ सब मैं आया बाहर। तो आप जैसे छोड़ से क्या बनेगा, छा से, यहाँ तो छा बना है, ठीक है, वहां यानी कि वहां छतरी वाला छाता है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जब अर्थ निकलता है तो आप आराम समझ जाएंगे। छोड़ से मतलब क्या आएगा, क्षोभ मंडल, सब से मतलब समताप मंडल, मैं से मतलब मध्य मंडल, और आया से मतलब आयन मंडल, और बह से मतलब बहिर्मंडल, ठीक, बाहर से मतलब बहिर्मंडल। तो ऐसे करके एक छोटी सी लाइन में लिख लीजिए, छोड़ सब में आया बाहर, तो आप आराम से पता कर पाएंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में, ठीक है। तो अब इसी में लिखते जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। इसे उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इसे घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो ये वायुमंडल में सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब कौन सी परत क्या कह रही है, अब ये देखेंगे यहाँ पे कौन सी परत यहाँ पे क्या कह रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है।
देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, यानी कि इसी में पहला सब पॉइंट करके लिख लेते हैं, यहीं पे थोड़ी सी जगह में यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहली जो परत है, इसी में सेकंड का पहला सब पॉइंट है, सबसे पहली जो परत है ये है आपकी क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की परत है ये, आप देख पा रहे होंगे क्षोभ मंडल की यहाँ पे परत है ये। इसकी जो ऊंचाई वगैरह है मैं आपको देख रहा हूं, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग पृथ्वी से 13 किलोमीटर तक है, यानी कि पृथ्वी से इसकी हाइट है यहाँ से धरातल से 13 किलोमीटर, कहीं कहीं 18 किलोमीटर है। ठीक है, ध्रुवों पर कम है, वहीं विषुवत रेखा पर ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी यानी कि मिनिमम हमने मान लिया है लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक रहती है। देखिए इसका क्षोभ मंडल का एक नाम है, इसका नामकरण जो है टीजरेंस डी बोट ने किया था, यानी इसे जो है ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं हम। ट्रोपोस्फियर के नाम से भी इसे जाना जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रोपोस्फियर किस मंडल को कहते हैं? क्षोभ मंडल को कहते हैं। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल का दूसरा नाम जो है ट्रोपोस्फियर है, जिसका नामकरण किया था टीजरेंस डी बोट ने किया था। इनका नामकरण करने वाले व्यक्ति थे टीजरेंस डी बोट। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लिख लेना ये सब। डी बोट ने इसका नामकरण किया था, डी बोट ने, टीजरेंस डी बोट ने। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्षोभ मंडल में होता क्या है, यहां पर सभी मौसमी घटनाएं, यानी कि सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसी में घटित होती हैं, चाहे वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, झंझावात हो, तो सभी मौसमी घटनाओं के लिए ये क्षोभ मंडल ही उत्तरदायी है। ये लिख लेना, सभी मौसमी घटनाएं, लिख समझ जाएंगे, सभी मौसमी घटनाएं यानी कि इसी में संघटित होती हैं, समझ जाएंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर ओजोन की परत भी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है क्षोभ मंडल में ही समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% है। ठीक है, और यहीं पर जो है यहाँ पर ओजोन की परत नहीं पाई जाती, सॉरी ऐसे मेरी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ओजोन की परत इसमें नहीं पाई जाती है, बल्कि ये इसमें जो है जेट स्ट्रीम धारा भी यहाँ पर प्रवाहित होती है इसमें। ठीक है, देखिए ओजोन वाली परत तो अगले वाले मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती है, वो गलती से मैं बोल गया हूँ, तो इसे सुधार लेना, आप लिखना मत। तो आपने लिख लिया क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल को हम किस दूसरे नाम से, ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, जिसका नामकरण किसने किया था? टीजरेंस डी बोट ने किया था। और यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं के लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, और वायुमंडल की सभी, यानी कि वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% जो है, इसमें लिख लेना, समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75%। ठीक है, गैसीय द्रव्यमान का 75% इसी में पाया जाता है। ठीक है, इसी में पाया जाता है ये। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपने लिख लिया है। अब देखिए दूसरी परत आती है, सेकंड सब पॉइंट आप डालेंगे यहां पर, समताप मंडल। ठीक है, सम डाल दिया मैंने, केवल समताप मंडल है। समताप मंडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए समताप मंडल जो है आपकी, जिसे जो है स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसे मतलब ये स्ट्रेटोपोज है, ये इसे जो है ये मध्यमंडल से अलग हो रहा है ये वाला, इसे स्ट्रेटोपोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जिसकी ऊंचाई जो है वो धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचा है, धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचा है, यानी धरातल जो है धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचा है, ये लिख लेना आप। ठीक है, धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचा है। इसके अलावा यहां पर कोई मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती, मौसमी परिघटनाएं केवल क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये जो है यानी जो स्ट्रेटोपोज है, यानी समताप मंडल है, ये यहाँ पर जो एरोप्लेन वगैरह है, यानी वायुयान वगैरह जो है उड़ने के लिए, उनके लिए आदर्श होता है, आदर्श, ये वाली आदर्श दशाएं जो है प्रदान करता है, यानी वायुयान वगैरह समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, यानी वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की जो सीमा है वो आदर्श मानी जाती है। ठीक है, देखिए इसी में जो आपका जो है ओजोन की परत भी इसी में पाई जाती है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओजोन मंडल की परत भी पाई जाती है, जिसमें ओजोन है जो कि सूर्य के हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन मंडल की परत भी इसी में पाई जाती है, लिख लेना आप। ठीक है, ओजोन मंडल करके लिख लेना आप। तो ये आपका समताप मंडल के बारे में आपने देख लिया, इसका दूसरा नाम स्ट्रेटोपोज है। ठीक है, और क्षोभ मंडल का ट्रोपोस्फियर था, तो आपने ये देख लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए आपकी थर्ड यानी कि तीसरा जो आपका आता है मंडल, ठीक है, तीसरा मंडल तापी मंडल जो आप देख रहे हैं, तीसरा वायुमंडलीय संरचना में जो आता है वो आता है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य आता है, मध्य आप डाल लीजिए। मध्य मंडल में क्या क्या है? देखिए मध्य मंडल को मेसोपॉज कहा जाता है, मध्य मंडल को जो है यहां पर मेसोपॉज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉमन बात बताने वाला हूं मैं यहां पर कि जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि यहां से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती जाती है, तापमान माइनस में चला जाता है, -1 माइनस, यानी कि तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो माइनस में गिरता चला जाता है। ये कहां तक गिरता जाता है? ये मध्य मंडल तक केवल गिरता है,
यानी मध्य मंडल तक तापमान में भयंकर गिरावट होती है। यानी कि हम अगर गिरावट की बात करें तो 165 मीटर ऊंचा उठने पर, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो नीचे चला जाता है, गिर जाता है। ठीक है, और जैसे ही मध्य मंडल क्रॉस कर लेती है तो मध्य मंडल के बाद जैसे ही ऊपर वाला हिस्सा जो आता है आयन मंडल आता है, यानी आयन मंडल जो आता है वहां से तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना आप। ठीक है, इसमें लिख लेना आप कि क्षोभ मंडल से मैं बढ़ती ऊंचाई के साथ, यानी क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती जाती है। ठीक है, और कहां तक होती है ये गिरावट होती है, मध्य मंडल तक गिरावट रहती है, मध्य मंडल तक पहुंचते पहुंचते गिरावट रहती है। मध्य मंडल के बाद जैसे ही हम आयन मंडल में प्रवेश करते हैं गिरावट नहीं होती है, फिर वहां तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने मध्य मंडल के बारे में भी बातें जान ली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य मंडल देख लिया आपने। अब आपका चौथा जो आता है, ये आपका चौथा जो है वो है आयन मंडल। आप देख पा रहे होंगे ये आयन मंडल है। ठीक है, देखिए आयन मंडल जो देखिए मध्य मंडल का मैंने विस्तार बताया कहां से कहां तक है। मध्य मंडल का विस्तार अभी तो मैंने बताया ही नहीं है, यानी 80 किलोमीटर है विस्तार, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी शायद। हाँ, नहीं बताया मैंने यहाँ पे। इसका जो विस्तार है धरातल से 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं आयन मंडल का। देखिए आयन मंडल जो है, लिख दे रहा हूं, इसका जो विस्तार है 80 से लेकर यहां पर जो विस्तार है इसका 640 किलोमीटर तक है। 640 किलोमीटर तक है इसका विस्तार। ठीक है, अब देखिए आयन मंडल जो है वो आयनों अर्थात जो विद्युत आवेशित कण है इनकी यहां पे प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर जो है परावर्तित करता है, यानी संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखता है। संचार व्यवस्था के लिए आयन मंडल में ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं। ठीक है, और इनसे उपग्रह वगैरह से ही यहाँ से आपके संचार का साधन जो है कायम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि आयन मंडल में आयनों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। ठीक है, संचार व्यवस्था को ये संभव बनाता है। ठीक है, यानी मुख्यतः यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह जो है वो आयन मंडल में ही रखे जाते हैं। सैटेलाइट वगैरह जो है वो इसी में ही आते हैं। ठीक है, तो आपने आयन मंडल के बारे में नोट कर लिया होगा। अब जो आपका अंतिम आता है ये आता है बहिर्मंडल। ठीक है, पांचवा तो आपने नोट ही कर लिया होगा, बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है, देखिए ये बिल्कुल भारी मंडल है बहिर्मंडल। आप देख पा रहे होंगे आयन मंडल यानी जो आपका बिल्कुल भारी मंडल है, और ये मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, और यहां पर भी यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं यहां का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। यानी कि आप अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख लेना, आप यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पे लिख लेना कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल से ऊपर जाने पर आयन मंडल और बहिर्मंडल यानी कि इन मध्य मंडल से ऊपर उड़ने पर तापमान बढ़ता चला जाता है, और हम जब बहिर्मंडल क्रॉस करते हैं उस टाइम पे तापमान जब 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी पहुंच जाता है। ठीक है, यानी हम जैसे ही हम इस परत में पहुंचेंगे तो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वो 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपने बहिर्मंडल देख लिया। केवल और केवल 3 मंडलों तक तापमान में गिरावट होती है, क्षोभ, समताप और मध्य तक। और मध्य से जैसे ऊपर पहुंचते जाते हैं वैसे तापमान बढ़ने लगता है, गिरता नहीं है बल्कि बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आपने ये मंडल देख लिए, वायुमंडल के परतें देख ली। अब तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में हमने सब पॉइंट करके लिख लिए थे। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन, जो गैसों का संगठन है वो कितना कितना है, वो थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहां नोट करेंगे। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। ठीक है, जिसमें आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक है, ये नोट कर लेना। यानी कि वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। ठीक है, और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि इत्यादि हैं वो मात्र 1% है। ठीक है, थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लेना। यहां पर ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए यानी प्राणवायु के रूप में, और वहीं नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये थर्ड में ही सब पॉइंट लिख लेना। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इसी में अगला सब पॉइंट नोट कर लेना। थर्ड में थर्ड सब पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर जो है पृथ्वी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है,
ये थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आपने ये चीजें लिख ली हैं इसमें इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल का वायुदाब वगैरह होता है उसमें परिवर्तन आता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते हैं वैसे वैसे तेजी से घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये बातें लिखने की नहीं है, ये तो सब बातें जानते ही हैं, आप जानते ही हो। जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं फिर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हमारी दिमाग की नसें वगैरह फट जाएंगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपने देखा हो पर्वतारोही वगैरह है, ऊंचाई पर जाने पर तो वहां पे क्या होता है, वायुमंडल का घनत्व जो है कम हो जाता है, यानी कि वहां पर हवा की मात्रा होती नहीं है, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके लिए क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। ये चीजें आप ऑलरेडी सब चीजें जानते हैं, ये चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो आपने यहां पर देखिए, यहां पर आपने लिख भी लिया है, नोट भी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता। ठीक है, ऊपर की ओर, यानी कि वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता ऊपर की ओर बढ़ने पर तेजी से घट, इस तरह नहीं, इस तरह से लाइन नहीं लिख लीजिए, इस तरह से लिखवा रहा हूं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, और हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। इसी में लिख लेना चौथे पॉइंट में, यानी कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट इसी में नोट करेंगे। देखिए इसी में सब पॉइंट लिख लेना, ऊपर जाने पर मतलब तापमान भी घटता है, ऊपर की ओर जाते समय तापमान भी घटता है। ठीक है, लेकिन तापमान कब तक घटता है, मध्यमंडल तक घटता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। ये बात आप अपने माइंड में फिर से क्लियर कर लेना। ठीक है, इसके अलावा यहां पर नोट डाल के एक बात और लिख लेना है, इसमें नोट डाल के लिख लेना है यहां पर एक बात कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को यहां पे पवन कहा जाता है। यानी कि हमेशा वायु जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जब वायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये सब बातें फिर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर लाइन आ गई है तो थोड़ा नोट में लिख लीजिए कि वायु जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अक्सर बहती है, और गतिशील वायु को हम यहाँ पर पवन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका था वायुमंडल वाला। अब बात करते हैं जीव मंडल की। ठीक है, देखिए जीव मंडल में क्या आता है, जीव मंडल जो है स्थल, जल तथा हवा के बीच का ही एक भाग है। यहाँ पर विभिन्न प्राणी जीव मौजूद रहते हैं, यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया से लेकर सूक्ष्म जीव से लेकर स्तनधारी सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव मंडल में लिखेंगे, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों यानी जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जीव मंडल जो है इन तीनों मंडलों में अवस्थित रहता है, चाहे स्थल मंडल हो यानी भूमंडल हो, जल मंडल हो या फिर वायुमंडल हो। जो जीव मंडल है वो तीनों जगहों पर। अब आप क्या कहेंगे वायुमंडल में कहां से भाई जीव आ गए, वायुमंडल में तमाम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तमाम बैक्टीरिया जो आपकी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हम उन्हें बैक्टीरियाओं को, तो तमाम बैक्टीरिया उन्हें वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख लिया जीव मंडल के बारे में, और ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, देखिए यहां पर एक बात और है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वायु का जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, ये आप ऑलरेडी बात लिख चुके हैं। यहाँ पे फिर से वही बात आई है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक महत्वपूर्ण घटक भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर वृद्धि होगी तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी, और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अभी आपने नोट की थी ये वाली बात, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ नोट की है, आपने नोट की थी ये वाली बात यहाँ पर। ठीक है, कि पृथ्वी गर्म होती है, गर्म रहती है। देखिए यहाँ पर इसी, देखिए अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नोट में नोट डाल के यहाँ से फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, ये लिख लेना आप कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे क्या कहा जा रहा है, भूमंडलीय तापन कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो में मैंने ये भी डिसाइड किया कि इस वाली वीडियो में कि कुछ अलग से तथ्य भी दिए जाएं, केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें भी और भी ऐड की जाएं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हर चैप्टर में जो 2-4 जो बातें होती हैं यूपीएससी रिलेटेड या स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड बातें जो होती हैं वो मैं ऐड करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्रॉपर वे में अगर नोट्स बना लेंगे मेरे साथ के साथ तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आपके विवेक पर निर्भर करता है।
आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं। देखिए आप नोट्स बना लेंगे तो आपको फिर ये होगा कि आपको फिर लाइफ टाइम फ्री हो जाएंगे, यानी आराम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले 2 दिन पहले अगर नोट्स उठा के देख लेंगे तो आपको पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स बना लें। अभी नोट्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर करते रहा करिए ताकि नए अभ्यर्थी जो हैं वो जुड़ते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।